इमेजिन करो तुम अपने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हो और तुम्हें कोई टेंशन नहीं और तुम अपनी लाइफ बिल्कुल फिट फाट खुशी से जी रहे हो। पर वह भी कोई तुम्हें यहाँ पे बिट्रे करता है और तुम्हें अधमरा छोड़ के चले जाता है। पर वब तक तुम अपनी लाइफ से ही हार मान गए होते हो। पर वह भी एक सिस्टम अपीयर होता है जो कि तुम्हें पावर्स के साथ साथ एक न्यू बॉडी देता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम लोग क्या करोगे। और आज हम भी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मानवा को एक्सप्लेन करने वाले जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और आई होप कि तुम्हें काफी मजा आएगा वीडियो में। तो अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक डंजन का गेट होता है और वहाँ पे एक टॉप टायर की टीम आई होती है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जो कि अंदर जाने के लिए तैयार होता है। और ये सारा कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है लाइव टेलीविजन के ऊपर। और वहाँ पे जो एंकर होती है वो बता रही होती है कि जो एलीट टीम है उन्होंने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्डों को तोड़ के अपने को वर्ल्ड की एक नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना लिया और वो लोग अब अपने न्यू चैलेंज की तरफ जा रहे हैं जो कि एक SSS लेवल डंजन होने वाले है। और ये डंजन फाइनल डंजन कहलाता है और आज तक यहाँ पे कोई नहीं आ पाया पर इन्होंने सारे डंजन्स को क्लियर करके यहाँ तक आ चुके हैं। और ये हिस्ट्री के अंदर पहली बार होने वाला है कि कोई टीम यहाँ तक आई है और ये टीम इस चीज के ऊपर 10 सालों से काम कर रही थी। और ये सब सुनने के बाद वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली हम इसी चीज के इंतजार में थे और आज तक कोई भी फाइनल बॉस तक नहीं पहुंचा पर इन्होंने कर दिखाया। और हम क्यूरियस है कि इस डंजन के अंदर ऐसा है क्या, हम देखना चाहते हैं। और एंकर भी कंटिन्यू करती है कि इस डिवाइन रेंजर डंजन चैलेंज को लीड करा नन अदर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इन द हिस्ट्री यान हान। और इसने सर से लेके पैर तक हर चीज SS ग्रेड के इक्विपमेंट की पहनी हुई है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हमें बताना शुरू करता है कि मेरा नाम है यान हान और मैं आज ही 32 साल का हुआ हूँ और जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो यहाँ पे डेंजर और चैलेंजेस के साथ तो भरी हुई है पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। और ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। जिस साल मैं पैदा हुआ था उसी साल इस दुनिया के अंदर स्पेस टाइम गेट्स ओपन होने लग गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। पर लोगों ने इसे इतनी अटेंशन नहीं दी और इसे इग्नोर करना शुरू किया। पर जैसे ही इन गेट से निकल के जो बीस्ट और मॉन्स्टर्स थे उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो ह्यूमंस ने भी अपने बचाव के लिए इनके ऊपर वापस से अटैक किया। जिसके बाद इन्हें पता चला कि इन्हें मारने के बाद इनके अंदर से इक्विपमेंट्स मिलती हैं जिसकी मदद से ये लोग अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और उसी के बाद से आज तक लेके ये सब चलता आ रहा है। पर इस वर्ल्ड के अंदर पैसा हर कुछ तुम्हें नहीं दिला सकता क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बस पोटेंशियल मैटर करती है। अगर तुम यहाँ पे काफी अमीर भी हो तब भी अगर तुम्हारी पोटेंशियल यहाँ पे कुछ पहनने की नहीं होगी हाई ग्रेड की इक्विपमेंट तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम्हारी पोटेंशियल बस E ग्रेड की हुई इस वर्ल्ड के अंदर और बेशक फिर भी तुम जितने भी अमीर हुए तुम जो भी कर लो तुम E ग्रेड से ऊपर कोई भी इक्विपमेंट को कभी नहीं पहन पाओगे। पर अगर तुम्हारी पोटेंशियल S ग्रेड या उससे ऊपर हुई तो बेशक तुम गरीब पैदा क्यों ना हुए हो यहाँ पे जितनी भी एसोसिएशंस और एकेडमीज होंगी वो तुम्हें रिक्रूट करने के लिए एक दूसरे से फड्डा करेंगी। पर मेरे केस के अंदर सब कुछ काफी अलग था क्योंकि 5 साल की उम्र में टेस्ट के अंदर मुझे पता चला कि मेरी यहाँ पे पोटेंशियल SSS लेवल ग्रेड की है। और वब से ही मेरी लाइफ के अंदर एक चीट कोड शुरू हो चुका था। और 8 साल की उम्र में मैंने एक E लेवल का डंजन कंप्लीट किया जो कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर यंगेस्ट पर्सन के अंदर आ चुका था। पर फिर मैंने 14 साल की उम्र में C लेवल का डंजन कंप्लीट किया और 18 साल की उम्र में B लेवल का। पर वक्त के साथ साथ 25 साल की उम्र में ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पहला ऐसा बंदा बन गया जिसने S लेवल का डंजन कंप्लीट किया। इसी वजह से लोगों ने मेरी बर्थ और इनके अपीयर होने को कनेक्ट किया और मेरे को चूजन वन का टैग दे दिया और कहा कि मैं यहाँ पे वो इंसान होने वाला हूँ जो कि ह्यूमैनिटी को लीड करेगा और इन सारे बीस्ट को खत्म कर देगा। और मुझे भी यकीन है कि किसी दिन मैं ये कर पाऊंगा और जो हमारा पुराना नॉर्मल सा वर्ल्ड था उसे मैं रिस्टोर कर दूंगा। पर अभी के लिए सब लोग तैयार हो जाओ बैटल के लिए क्योंकि हम अंदर जाने वाले हैं। और फिर वो उस डंजन की चेन्स को वहाँ पे खोलता है और अपनी टीम के साथ सीधा अंदर चले जाता है। और हाँ यहाँ पे ना मेरे से एक मिस्टेक हुई थी। इस डंजन का नाम डिवाइन रेंजर कॉर्प्स नहीं है, इसके टीम का नाम ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक और बात बोलता है कि ये जो एबिस लेवल का डंजन है ये यहाँ पे मेरा लास्ट चैलेंज होने वाला है मेरी लाइफ के अंदर। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे मेरी लाइफ ही चेंज कर देगा हमेशा के लिए। पर फिर हमें अंदर का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हें घूर रहे होते हैं और कुछ उनके ऊपर सीधा अटैक कर देते। पर हान एक ही स्लेश के अंदर उन्हें वहाँ पे क्लियर करता है और वहाँ पे एक और बंदा होता है जिसके पीछे से वो अटैक करते पर वो भी
एक ही मुक्के के अंदर उन्हें क्लियर कर देता है। वह भी वहाँ पे एक जायंट सा पेड़ अपीयर होता है जिसकी तरफ उन सब की नजर चली जाती है और ये एक बड़ा सा टाइटन जैसा कोई मॉन्स्टर होता है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और इनकी टीम में से एक बंदा अपने हाथ से स्नेक छोड़ता है जो कि जाके उसकी टांग पे काट लेता है, जिसकी वजह से इसके इस पैर की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये देख के वहाँ पे जो बो वाला होता है वो अपनी फायर बो सीधा उसकी दोनों आंखों पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो अंधा भी हो जाता है। और ये देख के स्पीयर वाला आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ देखो कितने लाचार हो चुके हो तुम, पर इसके बाद तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। और वो सीधा उसका गला ही काट देता है। और फिर चोड़ में आते हुए कहता है कि देखा कितना आसान था इसे खत्म करना। बट वो मॉन्स्टर वहां पे उड़ जाता है और अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपने टेंटिकल से उसके ऊपर अटैक करता है। और हान उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बीच से काट के खत्म कर देता है। और फिर नीचे आके कहता है कि तुम्हें जब पता है कि ये एक SSS लेवल का डंजन है तो फिर भी तुम यहाँ के एनिमीज को ऑर्डिनरी समझ रहे हो, अपने दिमाग से काम लो यार। वो भी कहता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई जरा। पर फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे एक भूकंप नोटिस करते हैं। और जैसे ही वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पे पूरे टाइटन मॉन्स्टर्स की एक सेना आ रही होती है उनकी तरफ। और उन्हें देख के हान कहता है कि क्या ये लोग यहाँ पे स्वान टाइप के मॉन्स्टर्स है जो कि नंबर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे जितनी भी टीम्स ने इस डंजन को चैलेंज किया था वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आए, और जो इंटेल थी उसे भी कम्प्लीटली सील कर दिया गया था। पर फिर वो कहता है कि सैमू क्या तुम इनकी मूवमेंट को स्लो करके इन्हें एक ही एरिया के अंदर घुमा सकती हो, क्योंकि मैं इन्हें वो भी क्लियर कर पाऊंगा सही से। वो कहती है कि क्यों नहीं, और फिर वो प्रे करने लगती है कि होली मदर प्लीज अपनी आंखें खोलें इन मासूम क्रिएचर्स के ऊपर जितने भी इस केव के अंदर है, और मेरे को ताकत दे के मैं इन्हें सही बात पे ला सकूं। और ये एक होली नन से होली गन्स भी आ चुकी होती है और वो उन क्रिएचर्स के ऊपर जैसी अटैक करती है तो जैसे उसकी बुलेट उन्हें हिट करती है तो उनकी वहां पे चार्म इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स जाके उन्हें टाइटन्स के ऊपर चिपक जाते हैं और उन्हें वहां पे काटने लग जाते हैं। और ये देख के जो हमारा हान होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि रेम्बो लोटस एंड सीधा वो काट देता है और इसके एक ही स्लैश के अंदर वहां पे सब खत्म हो गए होते हैं। और ये एक डायलॉग कहता है कि जैसा उन्होंने कहा था कि अगर हम इन्हें क्रुएल्टी की जगह इंस्टेंट खत्म करेंगे तो ये कम सफर करेंगे। पर ये सुन के उसका टीममेट कहता है कि तुमने उन्हें पीसेस के अंदर खत्म किया पर फिर भी तुम ये कह रहे हो, पर जो भी कहो तुमने यहाँ पे सच में पूरा एरिया साफ कर दिया। इसके बाद वो लोग वहाँ पे गेट के पास आ जाते हैं और जो हान होता है वो कहता है कि इस रूम के उस पार यहाँ पे वो बॉस है जिसके पास आज तक कोई भी नहीं आया, और वो उन सबको कहता है कि तुम सबके पास जितने भी बफ हैं वो लगा लो और अपने सारे स्टेट्स को मिक्स कर लो। और यानशी जो मैंने तुम्हें पोशंस वगैरह कहा था और जो पिल्स कहा था मेरे को वो देना, और खास तौर पर वो मेंटल फोकस पिल। और याद रखना जो इफेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे 1 मिनट आधे मिनट या उससे भी कम हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा इससे पहले हमारे साथ कुछ बुरा हो। हानशी भी उसे सारे पोशंस दे देता है पर वो रेड बालों वाला आगे आते हुए कहता है कि कैप्टन ये ना एक न्यूली डेवलप्ड एनहेंसर है जो कि आपके सारे बफ इफेक्ट्स को 20% बढ़ा सकता है। हान भी वो लेके पी लेता है और कहता है कि हमारे सक्सेस या हम फेल होने वाले हैं, इस सब का जवाब इस डोर के उस पार है जो कि हमें बस कुछ ही मिनटों के अंदर पता चल जाएगा। और वो सीधा अंदर एंटर कर देता है अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो कहता है कि दूसरे डंजन्स के मुकाबले इस डंजन के बॉस रूम के अंदर आते हुए पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने सारे डेंजर्स हैं। पर जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वो लोग बाहर ही खड़े होते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे। पर वह भी वो फील करता है अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मेरे कपड़े बड़े हो रहे हैं। पर नहीं, मैं यहाँ पे छोटा हो रहा हूँ। और जो सिस्टम होता है वो भी वार्निंग देने लगता है कि आपकी बॉडी के 90% फंक्शंस डाउन हो चुके हैं और आपके यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे उतारा जा रहा है क्योंकि इनसफिशिएंट यहाँ पे रैंक है आपकी। और जितने भी उसकी वहाँ पे इक्विपमेंट्स होती हैं वो खुद ही वहाँ पे उतर जाती हैं और जो उसके टीममेट्स होते हैं वो अंदर आ रहे होते हैं, पर वो उन्हें कहता है कि जरा संभल के, इस बॉस रूम के अंदर कुछ अजीब सा है। पर वो लोग जो होते हैं वो बिल्कुल आराम से अंदर आ जाते हैं, जो देख के वो कंफ्यूज होता है। और जो सामू होते हैं वो उसके पास आके कहते हैं कि ओह सच में ये वर्क करके तुम्हारे ऊपर कैप्टन। हान कहता है कि
तो ये तुम लोगों ने किया है। वो लोग कहते हैं कि हाँ, और जो तुमने पिया था वो कोई बफ पोशन नहीं, वो पॉइजन था, और उस पॉइजन की वजह से जो तुम्हारी बॉडी होगी वो बिल्कुल श्रिंक करके एक बच्चे जितनी बन जाएगी। और ये बस हम लोगों ने इसीलिए किया कि कैप्टन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर हम 6 एक साथ भी तुम्हारे साथ लड़ते सारे एसएसएस ग्रेड के इक्विपमेंट्स को पहन के, तब भी बताना मुश्किल है कि कौन जीतता है यहाँ पे। और इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हारी बॉडी को वापस बच्चा जितना बना देंगे, जिसके बाद जो तुम्हारी फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी नहीं होगी, और इसकी वजह से सारे इक्विपमेंट्स ऐसे ही गिर जाएंगे। और सामू एक नेकलेस को उठाते हुए कहती है कि कैप्टन मैं यहाँ पे टीम के अंदर अकेली लड़की हूँ जिसके पास कोई SSS ग्रेड की इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या मैं आपका ये नेकलेस ले लूँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको। और ऐसे ही करते करते वो सारे उसके सारी इक्विपमेंट ले लेते हैं। फरहान अभी भी कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे बिट्रे क्यों किया, क्या हम लोग टीममेट नहीं थे। वो रेड बाल वाला कहता है कि कैप्टन देखो मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, पर यानशी ने मुझे चुप रहने का कहा तो मैं क्या ही कर सकता था। हान भी पूछता है कि जो ये कह रहा है क्या वो सच है, और रीजन क्या था ये सब करने का। जो सुन के वो कहता है कि रीजन, पर एक ऐसा इंसान जिसकी मौत नजदीक है, उसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और यही कहने के बाद वो सब लोग उसे रूम के अंदर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। और इसके बाद बस यहाँ पे हान रिग्रेट कर रहा होता है कि ये 10 साल की दोस्ती के बाद भी इन लोगों ने मुझे ये सिला दिया। पर अगर तुम लोगों ने फैसला किया ये कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये करना है, तो मैं किसी भी हाल में मौत से वापस आऊंगा और तुम सबसे अपना बदला लूंगा, और तुमको बताऊंगा कि ये करने का अंजाम क्या था। और इसी के बाद जो उसके सामने मॉन्स्टर्स आए होते हैं वो उसे वहां पे मार देते हैं, पर वह भी सिस्टम अपीयर होता है और उसे कांग्रेचुलेशन देता है एक हिडन क्वेस्ट को पूरा करने की, जिसका नाम होता है सेक्रीफाइस फॉर राइटनेसनेस। इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह लिखी होती हैं जो कि इस क्वेस्ट की होती हैं, जो कि फुलफिल हो गई होती है। और इसी वजह से सिस्टम यहाँ पे अरेंज करता है हमारे मेन कैरेक्टर की रीबर्थ, जो कि बस एक ही बार इफेक्ट करेगी, यानी कि ये बार बार रीबर्थ नहीं ले सकता। और इसके बाद जो हमारा हान होता है वो जैसी आंख खोलता है तो उसके सामने एक स्टेचू होता है, और वो उस स्टेचू को देख के कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा। और फिर वो सिस्टम को देखता है और उसे हिडन क्वेस्ट का पता चलता है, और ये देख के वो कहता है कि इस चीज को मैं क्या नाम दूं, डम्ब लग, पर चलो कोई बात नहीं, मैं मरा तो नहीं ना यहाँ पे कम से कम। पर एक अजीब सी बात है कि मेरी बॉडी यहाँ पे फिक्स नहीं हुई, ये वैसी की वैसी ही है, और इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पर सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे रिबर्थ अरेंज जब की गई थी तो आपकी बॉडी यहाँ पे वैसी है जैसी डेथ के टाइम थी। और ये सब पढ़ने के बाद हान कहता है कि मेरे को भी इस हिडन क्वेस्ट का नहीं पता था, और इसी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे बिट्रे किया, और वो सच में मुझे करना चाहते थे, वो मुझे मारना ही चाहते थे। और इवन सिस्टम से भी मेरा यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं था, पर फिर भी उसने मुझे रिवाइव कर दिया। और जब मैं रिवाइव हो चुका हूँ तो जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पे कोई 15 से 16 साल के बच्चे की उम्र की है, और जो मेरी लिमिट्स और स्ट्रेंथ होगी वो शायद से C ग्रेड तक की हो। पर इस उम्र के अंदर मैं यहाँ पे अपने टायर वालों के अंदर सबसे ऊपर था, पर अब मुझे लगता नहीं कि मैं वैसा वापस कर पाऊंगा। और अगर सच्चाई को यहाँ पे देखा जाए तो मेरे टीममेट्स भी यहाँ पे SS ग्रेड के हैं, और उन्हें डिफीट करना यहाँ पे एक तरह से किसी सपने जैसा है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आराम से लेट के सच्चाई को एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ। पर वह भी वापस से सिस्टम उसके सामने आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे उस हिडन क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से तुम्हें यहाँ पे मिला है नो लेवल लिमिट सिस्टम। और यह पढ़ के अपना हान काफी शौक हो जाता है, और यहाँ पे एक रिवेंज प्रोग्रेस भी होती है। और फिर हान खड़ा होता है और सही से पढ़ता है, और उसे पता चलता है कि इस सिस्टम की वजह से ये किसी भी इक्विपमेंट को बिना रिस्ट्रिक्शन के पहन सकता है, वो बेशक किसी भी लेवल का हो। यानी कि जैसे अभी ये C रैंक के ऊपर है तो ये किसी भी रैंक का पहन सकता है, यहाँ तक कि S रैंक के वेपन को भी ये यूज कर सकता है। और ये सिस्टम से भी पूछता है कि सिस्टम ये सच में मेरे को मिल रहा है ना फंक्शन। सिस्टम कहता है कि पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो छोड़ो, तुम क्या ही करोगे इसे लेके, वापस मैं अपने पास रख लेता हूँ। पर हान कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मेरे को इसकी जरूरत
जरूरत है यार। सिस्टम कहता है कि ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पे बी रैंक वेपन दिया जाता है। आप यहाँ पे खुद से चूज कर सकते हो और वह भी उसके सामने पूरा एक स्टोर खुल जाता है जहाँ पे काफी अलग अलग तरह के वेपन्स होते हैं। हाँ, उन्हें देख के कहता है कि मेरे को लाइटर वेपन लेना चाहिए या फिर हैवी, क्योंकि अगर लाइटर लूंगा तो वो यहाँ पे मेरे ऑफेंस के लिए काफी अच्छा होगा और उसकी यहाँ पे रेंज भी काफी ज्यादा होगी, और जो उसका डैमेज होगा वो जरा डिसेंट सा होगा। तो अगर मेरे को असैसिनेशन के साथ जाना है तो मुझे कोई शॉर्ट सी प्लेट लेनी चाहिए, पर नहीं, ये भी नहीं लेता, मैं साइड में और देख लेता हूँ। और हाँ, ये यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। बेशक इसकी यहाँ पे रेंज इतनी नहीं है, पर इस ग्रेट स्वॉर्ड की यहाँ पे जो स्पीड और जो स्ट्राइक और जो डैमेज है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है। सिस्टम कहता है कि ठीक है, तो आपने इसे चूज किया है और अगर आपको फ्यूचर के अंदर और हायर टायर के वेपन चाहिए होंगे तो आप उन्हें मिशन पूरा करके पा सकते हैं। और वो वेपन निकलता है सिस्टम से और सीधा अपने हान के सामने जाता है, और जैसे ही हान उसे पकड़ता है तो उसे काफी अलग सा फील होता है। और वो कहता भी है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे सच में वर्क करेगा और मैंने इसे इतनी इजीली यहाँ पे इक्विप कर लिया, और जो मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ है फिजिकल वो यहाँ पे काफी वीक है, पर फिर भी मैं इसे ले पा रहा हूँ। और अब वक्त आ चुका है उन सारी चीजों को वापस से पाने का जो इन्होंने मेरे से अब छीन ली थी। और हमें फिर बाहर का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे जो डंजन होता है उसके बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं उन्हीं के इंतजार में। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें देख के उनकी तरफ भागते हैं, पर उन्हें देखते सार वो लोग वहां पे शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे वहां पे इंजर्ड होते हैं। इन सालों को इंजर्ड किसने किया यार? पर वो रिपोर्टर्स पूछना शुरू करते हैं कि क्या आप लोगों ने इस डंजन को कॉन्कर कर लिया है? जो सुन के वो सब एक दूसरे को इशारा करते हैं कि अब परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम है। पर वो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि एक मिनट, कैप्टन हान वो कहाँ पे? जो सुन के यांशी अपनी एक्टिंग शुरू करता है कि माफ करना पर हम लोग फेल हो चुके हैं, और वो जो क्लोसल स्टैचू था उसकी स्पीड काफी तेज थी जिसे हम बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहे थे, और जो उसका शेल था उसे तोड़ना इम्पॉसिबल था, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा भी होगा। पर इन सब चीजों की मेन वजह है हमारा कैप्टन, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। वो हमें जबरदस्ती अंदर लेके चला गया था, और हमें पता है कि हमारे कैप्टन को अपनी ताकत के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था, पर जिस बेवकूफी से उसने उनके ऊपर चार्ज किया था उसकी वजह से उसने हम सबको खतरे के अंदर डाल दिया, और हमने उसे रोकने की कोशिश की पर ये बेकार था बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी वजह से वो और डीप डंजन के जाता रहा जहाँ पे बॉस रूम होता है, और उसके बाद वो कभी भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया। जो सुन के वो सारे रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं, पर ये साला यहाँ पे रोते हुए कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरे को कैप्टन को बचाना चाहिए था। अगर मैं एक या दो मॉन्स्टर्स को वहां पे मार देता तो मेरा कैप्टन बच जाता। और ये साला यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं। और सारे रिपोर्टर्स बात करने लगते हैं कि क्या कैप्टन हान सच में ऐसा इंसान है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी पूरी टीम को इतने बड़े खतरे में डाल देगा। पर अच्छा हुआ कि ये लोग वहां से बच के आ गए। बेशक यहाँ पे मिशन फेल हो गया पर ये लोग तो आ गए ना। पर जेमू यहाँ पे रोते हुए कहती है कि प्लीज आप लोग उनके बारे में ऐसा ना कहें, क्योंकि मुझे पता है कि कैप्टन यहाँ पे बस अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाह रहे थे, और असलियत के अंदर वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ शी कहता है कि बहुत हो गया, मैं अपने कैप्टन के खिलाफ और कोई भी बात नहीं सुन सकता, और बेशक मेरा कैप्टन यहाँ पे गलत था, पर फिर भी उसकी डेथ के बाद भी मैं उसके नाम को बदनाम नहीं होने दे सकता। और कैप्टन को पहले से ही पता था कि वो वहां से नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए उसने वहां जाने से पहले अपनी सारी इक्विपमेंट हमें दे दी, और खास तौर पर उनकी ये सोर्ड उन्होंने ये मुझे दी थी। और ये सब सुन के रिपोर्टर्स बस यही बात कर रहे होते हैं कि अगर उसे स्पॉटलाइट का इतना शौक था तो वो खुद ही जाके लड़ लेता, उसने इन सबको अंदर घुसा के इन्हें क्यों जख्मी करवाया इतना। पर यहाँ से कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं अपने कैप्टन की सोर्ड को यूज करके वापस आऊंगा और इस डंजन के बॉस को वापस चैलेंज करके उसे हरा के अपने कैप्टन का रिवेंज लूंगा। जो सुन के उस क्राउड के अंदर भी अलग सी आग मच जाती है कि हाँ आप कर सकते, आप सही कह रहे हैं, आप वापस रिटर्न करेंगे और आप अपना बदला भी लेंगे। और ऐसे ही करते करते वो लोग वहां से निकल जाते हैं, और ये लोग जाते जाते अपनी जो नकली पट्टियां पहनी होती हैं वो भी उतार देते हैं। पर जैसे ही वहां पे रास्ता खाली होता है तो कुछ ही देर बाद उस पोर्टल से निकल के आता है अपना हान, जो कि काफी ज्यादा छोटा हो गया होता है, और उसने यहाँ पे अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन ली होती है, और वो काफी गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतना ज्यादा गिर सकते हैं, और मुझे लगा था कि
इन्होंने बस मुझे रास्ते से हटाना है, पर नहीं, इनकी मेरे सामान पे भी नजर थी और बेशक इनका रीजन कोई भी हो ये करने का, मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही जो मैंने सालों से इज्जत मनाई थी वो सारी इन्होंने पानी में मिला दी एक ही बारी के अंदर, और इसीलिए इनमें से एक भी नहीं बचने वाला। ये सारे मेरे हाथों से कटेंगे, एक एक करके कटेंगे। और इसके बाद हमें हान का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाथरूम के अंदर नहा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि शुक्र है मेरे कपड़ों के अंदर थोड़े बहुत पैसे पड़े थे जिसे मैंने यूज करके अपने बालों को डाई कर लिया और थोड़े बहुत कपड़े खरीद लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। पर जब से मैं शांत हुआ वब से मैं सोचने लगा हूँ कि रिवेंज तो मैंने लेना है, पर मैंने किस चीज से लेना है, यानी कि इन्होंने मुझे बिट्रे क्यों किया, ये मेन सवाल है। क्योंकि इन्होंने सबका यहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया, सबको अपनी साइड स्विच कर लिया और मुझे बिल्कुल एक विलन की तरह बना दिया। तो इसीलिए इसका मैं रियल रीजन जानना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये बात बस इक्विपमेंट्स तक है कि इन्हें वही चाहिए थी। और जो टीवी पे न्यूज चल रही होती है वो भी यहाँ पे यही बता रहे होते हैं कि आज की ताज़ा खबर, यहाँ पे जो सबसे टॉप ग्रेड की टीम थी वो यहाँ पे डिफीट खा चुकी है एसएसएस ग्रेड के डंजन के अंदर से, और जो उनका कैप्टन हान था वो भी मारा जा चुका है क्योंकि वो डंजन के काफी डीप जा चुका था। और कल ही यहाँ पे न्यू हाई स्कूल के अंदर फ्रेशमैन सिलेक्शन होने वाले टूर्नामेंट के लिए, तो देखो यहाँ पे किस्मत किसे चुनती है। और ये सुन के हान कहता है कि हाई स्कूल टूर्नामेंट, यहाँ पे शायद से मुझे अपने उन सवालों के जवाब मिल जाएं जिन्हें मैं ढूंढना चाहता हूँ। और ये जो सारे लोग हैं मेरी टीम के वो भी कल वहीं पे आएंगे क्योंकि वो उनकी टॉप प्रायोरिटी वाले बनते हैं। और वैसे भी ये जो मेरा न्यू क्विस्ट आई ये एक लॉन्ग टर्म क्विस्ट है, इसके बीच में मैं अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना के दुनिया के सामने रख सकता हूँ। और वैसे भी जो मेरी बॉडी की पोटेंशियल है अभी वो एसएसएस ग्रेड ही है, और इसी वजह से अगर मैंने कल हाई स्कूल के टूर्नामेंट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मैं सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल की वजह से मैं हायर अप से कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं अपने को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ जैसा मैंने पहले किया था। और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को वापस से स्टूडेंट की लाइफ जीनी पड़ेगी। तो अब जब मैंने इस चीज को डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे बस एक ही चीज रहती है जिसे मैंने पूरा करना है। इसके बाद हमें एक स्ट्रीट पे लेके जाया जाता है जहाँ पे हान आया होता है और उसके पीछे कुछ लुटेरे लगे होते हैं, पर वो कह रहा होता है कि इस जगह पे यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और एक बंदा यहाँ पे जो कि आइडेंटिटी कार्ड को फोर्ज करता है तो मेरे को सीधा उसी के पास जाना चाहिए, और वो अंदर अंदर के रास्ते से छुपते छुपाते वहां पे पहुंच जाता है और दरवाजा नॉक करता है। वो बंदा बाहर आते हुए कहता है कि आधी रात को कौन आया तंग करने, पर हान उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैंने ना यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड को फोर्ज करवाना है और हाँ पैसे भी मैं साथ लाया हूँ। उसे देख के वो कहता है कि ओह एक बच्चा, और लगता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड ऑफ है या तो फिर तुम ऑर्फन हो गया है ना। और वह भी उसके आसपास यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और एक उनमें से कहता है कि देखो तुम गलत इंसान के पास आ गए क्योंकि किडनैप हम लोग करते हैं और देख के लग रहा है कि तुम अच्छे दाम के अंदर बिक जाओगे या तो फिर तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल के बेचेंगे। फरहान कहता है कि मैंने सुना तो था कि यहाँ पे लीगल एक्टिविटीज होती हैं पर कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर वो बंदा हमारे हान पे अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह बात मानते रहे तो वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो हान एक लात मार के उसे दूर करता है, जो देख के उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक डी रैंक का चैलेंजर है। पर हान अपनी ब्लेड निकालता है जो देख के वो और परेशान हो जाते हैं कि इसने निकाली कहां से, और इससे बड़ी बात कि ये तो बी रैंक की, ये कैसे पॉसिबल है। पर हान उन्हें कहता है कि तुम लोग को पता है कि मैं अभी अभी अपने टीममेट से बिट्रे होके आया हूँ डंजन से, और भागते भागते जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ऐसी चीज से टकराव हो गया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, और इसीलिए तुम में से एक भी अब नहीं बचने वाला। पर इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे समूह कह रही होती है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं। जो यांशी होता है वो कहता है कि देखो स्कूल बोर्डिंग वालों ने हमें बुलाया और हमें जाना तो पड़ेगा क्योंकि कल हाई स्कूल के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन टूर्नामेंट है जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना तो पड़ेगा, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था वो तो मर चुका है, तो इसीलिए स्कूल के स्टूडेंट के मोरल को बूस्ट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया और बस तुम लोग कल अपनी थोड़ी बहुत एक्टिंग करना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। पर वो स्नेकमैन पूछता है कि कल तो टूर्नामेंट है पर आज तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ। पर इसके बाद हमें हान की फियोंसे का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो न्यूज देख रही होती
होती है और न्यूज़ में उसे हान की डेथ का पता चलता है, जो कि सुन के वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और इसका नाम होता है युई और इसे हम युई कह के ही बुलाएंगे। और जब वो अपनी और हान की तस्वीर देख रही होती है तो वो भी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो कोई ने ये हरामी हांशु होता है और हाँ ये इसे ही डेट करने आया है। और ये देख के युई कहती है कि तुम्हें घर की कीस कहाँ से मिली। हांशु कहता है कि मुझे अंकल और आंटी ने की दी है कि तुम कुछ गलत ना कर दो। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो और मेरे को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पर हांशु उसे पकड़ते हुए उसे तस्वीर लेते हुए कहता है कि तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो हान अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उस दिन डंजन के अंदर उसने हम सब की लाइफ की परवाह किए बगैर सीधा अंदर अटैक बोल दिया, जिसकी वजह से हम इतने बड़े डेंजर के अंदर पड़ गए। पर वो उससे वहां पे तस्वीर खींचते हुए कहती है कि ये सारी बकवास और झूठ है और हान कभी भी अपने टीममेट्स को बिट्रे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नजरों के अंदर वो एक ऐसा इंसान था जो कि सबसे ज्यादा अपनों की ही परवाह करता था और तुम लोग उसके लिए फैमिली जैसे थे। तो अगर तुम्हें कुछ होता तो वो तुम्हें किसी भी हाल में वहां से बचा के निकालता। और इसी के बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उन्हें कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं तो इसीलिए सारे एक साथ आ जाओ। और वो सब लोग सच में एक साथ अटैक भी कर देते हैं। पर हान दिल में कहता है कि ये लाइटर स्ट्रेवर की इतनी ज्यादा रेंज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने पहले स्किल सीखी थी वो काम की नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये अटैक दी ड्रॉ ब्लेड स्लैश, और वो एक स्लैश के अंदर उन सबको वहां पे मल्टीपल पीसेस के अंदर काट के उन्हें फिनिश कर देता है और यही अटैक इनके लिए इनफ था। पर एक टकला खड़ा होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे हो कौन। हान कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जो कि छोड़ो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो दरवाजे के पास जाता है जहाँ पे वो चुपके से देख रहा होता है। पर हान कहता है कि क्या अभी बना के दोगे आईडी कार्ड। पर वहीं पर यूई अभी भी यांशी को कह रही होती है कि मैं जानती हूँ हान को, ना कि तुम, और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। पर यांशी कहता है कि मेरा यहाँ पे एक काम है वैसे, और वैसे भी अंकल और आंटी ने मेरा प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी शादी बस अगले ही महीने यहाँ पे शेड्यूल है। जो सुन के यूई काफी हैरान हो जाती है। पर फिर हमें वापस से वही गुंडा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये लो बॉस बना दिया आपके लिए। हान पूछता है कि पैसे कितने हुए। वो कहता है कि पैसे और मैं आपसे लूंगा। नहीं नहीं, मेरे को कोई पैसों की जरूरत नहीं है और ये जो सारे काम है ना ये हम खुद के लिए नहीं करते, ये हम किसी और के लिए करते, तो इस चीज को भी दिल पे मत लेना। हान कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे इस चीज के बारे में पता है, क्योंकि बेशक तुम यहाँ पे कोई डी रैंक के हंटर क्यों ना हो, पर तुम ऐसे काम करते हुए 1000 बार सोचोगे वब तक जब तक तुम्हारे पीछे किसी का कोई बड़ा हाथ ना हो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे छोटे मोटे नमूनों से लड़ना तो नहीं चाहता, पर जो चीजें तुमने की हैं उनकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। और फिर वहां पे जो अपना हान होता है वो उसे पीट के वहां से निकल जाता है और बाहर आके कहता है कि बहुत थक गया हूँ मैं। और अगर देखा जाए तो ये मेरी पहली सुबह छोटी बॉडी के साथ। और जो हमारा हान होता है उसने अपना नाम चेंज करके शुआन रख लिया होता है, पर अभी के लिए भी हम इसे हान ही कहेंगे क्योंकि ये काफी इजी है। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है वही टूर्नामेंट का, जहाँ पे सारे स्टूडेंट आ गए होते हैं और कुछ वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ये लोग कब आएंगे। और वैसे भी यहाँ पे जो हान है वो मर चुका है और इन्हें लगता है कि ये हमारे दिलों के अंदर उसकी जैसी आग जला पाएंगे। और वहीं पर अपना हान भी बैठा होता है जो कहता है कि शुक्र है कि मैं सुबह सुबह आ गया, वरना लाइन में लगना पड़ता, और जो मेरे पैसे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और बेशक आज टेस्ट के अंदर मैं SSS रैंक का भी सेलेक्ट क्यों ना हो जाऊं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई प्राइज मिलेगा इसके ऊपर, और इसका मतलब कि आज मुझे सड़क पे रात बितानी पड़ेगी। पर सामने से कुछ स्टूडेंट कहते हुए आए होते हैं कि हान यहाँ पे बस एक क्लाउन था जो कि शो ऑफ करता ही रहता था, उसे अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं थी। और ये जो सारे बात कर रहे हैं कि हान इतना अच्छा था, ये इतना सुपीरियर था, ये जाके न्यूज देखें ये बच्चे, इन्हें क्या पता कि इसने अपने ही दोस्तों को बिट्रे किया था। और अगर मेरे पास भी उसकी जैसी SSS रैंक की इक्विपमेंट होती तो मैं भी जमीन आसमान एक कर देता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अच्छा हुआ कि वो व्हाइट बालों वाला मर गया। पर वो भी उनके सामने एक लड़का के कहता है कि हान के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा। वो हमारा हीरो था,
उसने ही हम सबको यहाँ पे बचाया था उन बीच से जब हम उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। और याद नहीं तुम सब लोगों को वो दिन जब तुम हर वक्त डर में बैठे रहते थे कि इस गेट से ये निकल के आएगा, ये इससे ये होगा, पर उसके आने के बाद हर कुछ चेंज नहीं हुआ। बताओ ना, सब लोग यहाँ पे चुप क्यों बैठे हुए हो? जो सुन के वो तो पहले गुस्सा होता है पर फिर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का एक ग्रेट हीरो तो था और इसी के साथ साथ उसकी टीम के अंदर बस उसी के पास SSS रैंक की इक्विपमेंट्स आती थी। शायद से ये कोई कोइंसिडेंस होगा ना, पर डंजन के अंदर वो काफी डीप गया और उसने अपने सारे टीममेट की जान को खतरे में डाला और फिर भी वो जिंदा वापस नहीं आया। तो तब भी तुम उससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहोगे? और ये सुन के वहाँ पे सब लोग बात करने लग जाते हैं कि हाँ और नहीं तो क्या, उसे अपना ये सो कॉल्ड हीरोइज्म छोड़ देना चाहिए था काफी पहले ही। और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता, तुम यहाँ पे यिंग साइजिनो सिटी के ग्रेट हीरो के बेटे जो कि एक SS हंटर है, उसका नाम यिंग वही है ना। और देखो कितनी शर्म की बात है कि एक इतने स्ट्रॉन्ग डैड ने एक F रैंक के कचरे को पैदा किया। और फिर वो उसे मारते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम हीरो बनने का सपना ही छोड़ दोगे। और इसे देख के वहाँ पे सारे लोग बस बातें कर रहे होते हैं कि कितना वीक है, पर हान उसे देख के कहता है कि माफ करना पर मैं बीच में नहीं आ सकता तुम्हें बचाने, क्योंकि मैं सबके सामने अपने को रिवील नहीं करना चाहता। पर वो उसका वहाँ पे मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि बेशक तुम्हारी डैड यहाँ पे SS रैंक के हंटर है, पर क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ पे अमीर है? क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर पोटेंशियल हो या ना हो पर पैसा होना जरूरी है। पर साई उठते हुए कहता है कि बेशक मैं इतना कमजोर हूँ पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हान की बेइज्जती करोगे, और आज मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला। और वो अपना वहाँ पे एक F रैंक का वेपन निकाल लेता है, जो देख के वो भी वहाँ पे अपना D रैंक का वेपन निकाल लेता है मारने के लिए। और ये देख के वहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं कि ये लड़का 15 साल की उम्र में D रैंक का वेपन कैसे यूज कर पा रहा है। पर जो साई होता है वो उसे वहाँ पे डिफीट कर देता है, पर एक्चुअली ये सच नहीं है क्योंकि हान ने इसे मारा होता है। पर जैसे ही साई उसकी तरफ देखता है तो उसे उसके अंदर हान नजर आता है, पर हान उसे कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इसलिए बचाने आया हूँ कि मैंने तुमसे कोई पैसा वैसा लेना है, बस मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे इस बंदे के अंदर यहाँ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो उसे। पर सामने उसके चेले कह रहे होते हैं कि बिग ब्रदर आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? पर वो कहता है कि इसकी हिम्मत किस हुई मेरे को मारने की, और वो सीधा अपनी एक्स उसकी तरफ फेंक देता है, जो देख के वो सब कहते हैं कि वो नहीं बचने वाला। पर अपना हान उससे वो डंडा लेता है और एक ही बारी में तोड़ देता है एक्स को। और वो साई को कहता है कि एक लो लेवल वेपन होने का मतलब ये नहीं कि तुम हाई लेवल वेपन को नहीं रोक सकते, बस तुम में करेज होना चाहिए, पर पागलों की तरह सीधा चार्ज अटैक मत कर दिया करो। और अब बात रही तुम्हारी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और देखो इस दुनिया के अंदर चैलेंजर्स कोई सुपीरियर नहीं है और सिविलियंस कोई कचरा नहीं है, और इसीलिए हम सबको एक दूसरे के साथ हम्बल रहना चाहिए, वह भी यहाँ पे ये वर्ल्ड और ये कंट्री एक सस्टेन सोसाइटी बन पाएगी। और ये देख के वहाँ पे सब हैरान होते हैं कि ये क्या D रैंक का वेपन भी उठा सकता है। पर हान उसे कहता है कि यहाँ पे अगर हान के हम मैटर को साइड में भी रखें तब भी तुम अपने हाई लेवल चैलेंजर होने का फायदा उठा के एक लो लेवल चैलेंजर को मार रहे थे, और इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना तो बनता है। पर वह भी उसका पीछे से कोई हाथ रोक लेता है और कहता है कि हाँ हाँ गुरुजी, पर यहाँ पे वायलेंस का जवाब भी वायलेंस से नहीं दिया जाता, क्या तुम्हें इतना सा नहीं पता? और बहुत हो गया, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही लड़ने दिया तो तुम दोनों बॉयज यहाँ पे रिटेलिएशन फेस कर सकते हो। और उसे देख के वहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो एक S रैंक का चैलेंजर है, इंस्ट्रक्टर किंग गन हु, और ये काफी ज्यादा हैंडसम है। पर किंग उसे कहता है कि देखो लड़के, मैंने भी देखा कि तुम D रैंक वेपन को उठा सकते हो, तो तुम्हारी पोटेंशियल तो है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम हान है। किंग कहता है कि क्या कहा? हान कहता है कि मेरा मतलब कि मेरा नाम है शाओ वुजिन। जो सुन के किंग जाते हुए कहता है कि सही है शाओ, तो मैं तुम पे अपनी नजरें रखूंगा, उल्टा सीधा वापस कुछ मत करना। पर हान उसे वहां से जाता हुआ देख के कह रहा होता है कि देखो यार, यहाँ पे एक स्टूडेंट से लेक्चर अब सुनना पड़ रहा है, कैसी जिंदगी हो चुकी है, मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से अब तो। पर वह भी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है कि इस साल यहाँ पे 4338 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और रजिस्टर किया, और इसीलिए इस पूरे कंपटीशन को फेयर रखने के लिए हम यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में सबको स्टेज पे बुलाएंगे उनके सर नेम से। जो सुन के हान कहता है कि सर नेम से, मेरा तो नाम एक्स से शुरू होता है। साई कहता है कि तुम्हारा तो
सही है, पर मेरा W से शुरू होता है, तुम्हारा तो मेरे से भी पहले आ जाएगा। बट वह भी हान के पीछे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बच्चे जरा रास्ता देना। हान भी उन्हें रास्ता देता है, पर जैसे ही हान उनकी तरफ मुड़ के देखता है तो वो उसी की टीम होती है, जो देख के हान काफी हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। और सब उन्हें देख के यही कहते हैं कि इन्हीं का यहाँ पे इंतजार था। और साई भी कह रहा होता है कि इनकी ऑरा काफी अलग है। पर स्टेज के ऊपर जो यांशी होता है वो माइक लेके कहता है कि सारे स्टूडेंट, मेरा नाम यहाँ पे यांशी है और मैं इस टीम का एक्टिंग कैप्टन हूँ। और मुझे बताया कि आप सब लोग को पता चल गया होगा कि हमारे कैप्टन ने हमारी टीम के साथ यहाँ पे क्या किया था, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अब भी आप लोग हमारे कैप्टन को एक रोल मॉडल की तरह लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कैप्टन से कोई भी यहाँ पे नफरत करे, क्योंकि इस दुनिया में गलतियां हर एक से होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे कैप्टन उस डंजन के हारने का एक कोई कोर नहीं था, ना ही उनके इग्नोरेंस की वजह से हम हारे थे और ना ही उनकी जल्दबाजी की वजह से। बस हम लोग यहाँ थे जो उन 20 से नहीं लड़ पाए। और ये सुन के सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि इनके कैप्टन ने इनके साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी उसे सपोर्ट करें। पर यांशी और आग लगाता है कि मैं होप करता हूँ कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो हमारे कैप्टन को सरपास करेगा और आने वाली ह्यूमैनिटी को लीड करेगा। और ये सब सुन के उन सब के अंदर काफी ज्यादा जोश जागता है और इसके बाद वो सारे अपनी पोटेंशियल को डिटेक्ट करने चाहते हैं, पर मोस्ट ऑफ दी लोग का यहाँ पे F रैंक होता है। और ये देख के साई परेशान होता है कि E और F वाले यहाँ पे 100 या 1000 निकल चुके, मेरे साथ क्या होगा, और एटलीस्ट मेरी D रैंक तो होनी चाहिए। पर हान उससे पूछता है कि पुराने एरा के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल को 5 साल के अंदर ही नाप लिया जाता था, पर अब यहाँ पे 15 साल की रिक्वायरमेंट क्यों है। जो सुन के साई कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, और देखो पोटेंशियल की परवाह बस हम नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। और इस दुनिया में कितने हाई पोटेंशियल वाले होंगे, कुछ ही गिने चुने, पर उनमें से यहाँ पे ज्यादातर जो लो लेवल के होते हैं उन्हें यहाँ पे उनके पेरेंट्स ही अबेंडन कर देते हैं। और इसी वजह से पुराने टाइम के अंदर हर एक गली लो लेवल के अबेंडन बच्चों से भरी होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसे यहाँ पे हम 5 साल से सीधा 15 साल पे शिफ्ट कर देंगे। जो सुन के हान कहता है कि ओहो, तो ये वजह थी। पर वह भी सामने स्टेज के ऊपर एक लड़का आता है जो कि काफी कॉन्फिडेंस में स्कैनर पे हाथ रखता है और उसकी पोटेंशियल आती है C रैंक। जो देख के वहाँ पे सब कहते हैं कि ये तो एक हाई पोटेंशियल है ना। पर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे खुश किस चीज का हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम पास हो गए। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पे सारे वोलेशंस को तोड़ा है और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आजकल के लड़के भी ना, तुम्हारी एज यहाँ पे 15 साल नहीं है, क्योंकि इस साल हमने यहाँ पे स्कैनर को स्विच किया एक न्यू मॉडल के ऊपर, जिससे हम यहाँ पे तुम्हारी एज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए हमें पता चला है कि तुम्हारी एज 19 है, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुन के वहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं कि 19 की उम्र के अंदर C रैंक चैलेंजर होना क्या वीक नहीं है, मैं तो कभी नहीं ऐसा करता। और ये देख के साई कहता है कि लगता है कि इस बार का जो स्कैनर है वो काफी ज्यादा पावरफुल आया है। पर हान परेशान होता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मेरी रियल एज यहाँ पे 32 है, अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। और खास तौर पर यांशी और दूसरों के सामने मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी रिस्की चीज है। और वो वहां से निकलने लगता है। साई भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम जा रहे हो। पर पीछे से वह भी वो लड़का आते हुए कहता है कि ओहो देखो, किसी की पैंट यहाँ पे गीली हो गई। पर रुको रुको रुको, तुम भी यहाँ पे कोई 20 साल के D रैंक चैलेंजर तो नहीं जो कि यहाँ पे अपने को यंग दिखा के एक्सेप्ट होना चाह रहा था। ये तो तुम्हारी ऑरा को माइनस के अंदर ले आएगा ना। जो सुन के साई भी पूछता है कि शाओ क्या ये सच कह रहे, और क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो। जो सुन के हान वहां से निकलने तो लगता है, पर ये उसे उंगली करते हुए कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी ना भागने दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा कि तुमने मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया। और वहाँ पे दूसरे भी यही कह रहे होते हैं कि इससे किसी भी हाल में तुमने बदला लेना है, ऐसे नहीं जाने देना है इसको। पर जो हान होता है वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और वो उसे कहते हैं कि लॉस के मुताबिक हमें तुम्हारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। हान कहता है कि लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। वो कहता है कि किस तरह की चॉइस। हान कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ स्टेज के ऊपर, तो तुम देखते रहना आंखें फाड़ के। जो सुन के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये
पागल पागल हो गया, खुद की बेइज्जती कराने ये जा रहे हैं। और हान भी उन बॉडीगार्ड्स को कहता है कि मैं बस ये बताने आया था कि मैं कोई अपनी आइडेंटिटी को या एज को फेक नहीं कर रहा है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। वो गार्ड्स भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और हान भी सीधा स्टेज के ऊपर जाता है और वहां पे जाते जाते वो सोच रहा होता है कि अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये डिटेक्टर कभी भी एज को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इसे यहाँ पे हमारा सलाइवा या फिर ब्लड या फिर ऐसी कोई चीज चाहिए होगी जिससे ये कर पाए, पर ये उनमें से कुछ भी नहीं लेता। तो यहाँ पे बस दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं। पहली तो ये कि वो जो पहला कंटेस्टेंट आया था और वो जो सारा ड्रामा हुआ वो बस फेक था कि यहाँ पे जितने भी फेक एज वाले हैं वो चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। और दूसरी ये कि और वो भी डिटेक्टर के ऊपर हाथ रख देता है और सबकी नजरें बस उसी पे होती हैं। और वो डिटेक्टर यहाँ पे इसकी एज 15 साल बता देता है, जो सुन के साई तो बहुत खुश होता है ये। और अपना हान भी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, हम सब चैलेंजर्स के बीच में एक स्पेशल प्रोफेशन होता है जिसे इंस्पेक्टर कहा जाता है। और उसकी एबिलिटी ये होती है कि वो किसी के भी लेवल, एज और उसके फिजिकल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके बता सकता है कि वो सब क्या है। और मेरे को लगता है कि ये जो साइड में डायरेक्टर खड़ा है यही डिटेक्टर है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस में यहाँ पे इसलिए आया था कि मुझे याद आ गया था कि उस पोशन की वजह से हमारी यहाँ पे बॉडी तो छोटी होती है पर साथ में हमारी एज भी यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई इंस्पेक्टेटर भी नहीं। और ये भी कहता है कि ये जो पोशन मेरे ऊपर यूज हुआ था ये बिल्कुल वही सेम डॉट 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 टाइप वाला था। मतलब यहाँ इसने बताया नहीं कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पर ये कहता है कि ये क्लू मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वह भी डिटेक्टर वहां पे उसकी पोटेंशियल बताता है SSS रैंक, जो देख के वहां पे सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जरूर उसके अंदर कोई खराबी आ गई होगी। और ये देख के यांशी भी कहता है कि SSS रैंक वाला एक कॉल लड़का ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है फ्यूचर में। पर वहाँ पे जो डिटेक्टर होता है वो उसके करंट लेवल को डिटेक्ट नहीं कर पाता इसके 9 लेवल सिस्टम की वजह से। और ये देख के वहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि आज हमारी जनरेशन के अंदर वापस एक जीनियस पैदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका भरपूर तालियों से स्वागत करें। पर इसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है, किसी का यहाँ पे आता है E रैंक और इसका यहाँ पे आता है A रैंक और अभी ये होता है D रैंक के ऊपर। और ये देख के वहाँ पे बात करते हैं कि हाँ इस उम्र के अंदर ये इतना बुरा नहीं है, पर इसने गलत बंदे से पंगा लिया। पर वह भी स्टेज के ऊपर आती है एक लड़की, जिसे देख के वहां पे सब लोग बात करते हैं कि ये तो देखी देखी लग रही है। एक मिनट, ओ हाँ ये तो हांशु की एडॉप्टेड डॉटर है जो कि यहाँ पे अभी अनाथ हो चुकी है। और उसे देख के हान कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे आएगी। पर वहां पे वो लड़की जैसे डिटेक्टर पे हाथ रखती है तो उसका यहाँ पे लेवल आता है C रैंक अभी का जो होता है, और इसकी पोटेंशियल है SS रैंक, जो देख के इंस्ट्रक्टर परेशान हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। और ये देख के वहाँ पे कुछ लल्लूपन जो भी कहते हैं कि ये तो यहाँ पे हान की असली भी बेटी नहीं थी, तो ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, क्या हान यहाँ पे अपना जेंडर चेंज करके आया हुआ है। पर ये रो रहा होता है कि मम्मी मुझे घर पे बुला लो। और ये सब यहाँ से भी बैठ के देख रहा होता है। पर स्टेज पे और भी स्टूडेंट आते हैं जिनकी पोटेंशियल अच्छी होती है। और इसके बाद साई का नंबर आता है जिसकी यहाँ पे अभी की करंट रैंक होती है F और इसकी पोटेंशियल होती है S रैंक, जो देख के साई कहता है कि चलो S रैंक तो है पर अपनी रैंक में भी सबसे लोवेस्ट पे। और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि आज की कंपटीशन के अंदर हमें 11 A रैंक के मिले और उनसे भी कोई ऊपर हैं, और 4 S रैंक के और उनसे भी कुछ ऊपर हैं, और इसीलिए इन सबको यहाँ पे दी जाएगी स्कॉलरशिप और उसी के साथ 3 लाख युआन। और ये सब देख के किंग भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने काबिल भी निकलेंगे। और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि हम चाहते हैं कि जो मिस्टर यांशी हैं वो स्टेज के ऊपर आके इन बच्चों के बारे में 2 अल्फाज, ये यहाँ पे क्या हो रहा है। और वहाँ पे जो आसमान में पोर्टल होते हैं उनके अंदर से कुछ फायर ड्रैगन निकल के आता है जो कि पूरे एरिया के अंदर बस तबाही मचा देते हैं। और ये देख के किंग कह रहा होता है कि S रैंक के डिमोनिक ड्रैगन्स ये कहाँ से आ सकते हैं अचानक से ऐसी जगह पे। पर ये देख के हान समझ जाता है कि कंपटीशन के बाद जब इन्हें हाई स्टूडेंट्स का पता चल गया तो तभी इन्होंने ये करवाया। ये क्या इतना गिर सकते हैं ये सब करने के लिए। पर किंग अपना स्पीयर निकाल के कहता है कि जो मेरा S रैंक स्पीयर
स्कारलेट ड्रैगन था वो कुछ दिन पहले डंजन में डैमेज हो गया था, तो इसीलिए मेरे को ये ए रैंक वाला लाना पड़ा और मुझे पता है कि ये इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा और तुम लोग यहाँ पे बी रैंक वालों को संभालो, मैं एस रैंक वाले को जाके देखता हूँ। और इसी के बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस मुझे यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा क्योंकि इस ए रैंक वाले के साथ भी इसे मारना नामुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसकी वीकेस्ट जगह का पता है। पर जो यांशी होता है वो सामो को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है और सामो भी अपनी एक गन निकाल के उन्हें वहां पे शूट कर देती है किसी एक पॉइजनस चीज के साथ, जिसकी वजह से वो सारे वहां पे गिर जाते हैं और जो किंग होता है वो हिलने के काबिल ही नहीं रहता बिल्कुल। और किंग कहता भी है कि ये किसी तरह का ड्रग है जिसने मेरे पूरी बॉडी के फंक्शंस को बंद कर दिया है और क्या इसका मतलब कि ये सब किसी ने पहले से ही प्लान करके रखा था। पर वहीं पर जो गार्ड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इन डिमोनिक ड्रैगन्स को रोकने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा और हमारे पास इतने आर्चर्स भी नहीं है कि जो इनके ऊपर अटैक करके इन्हें मार पाए। हम यहाँ पे कैसे इनसे लड़ेंगे। पर जो हान होता है वो सीधा किंग के पास जाता है और किंग उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जगह काफी खतरनाक है, हीरो बनने की कोशिश मत करो और यहाँ से जल्दी से निकलो। पर हान नहीं सुनता और सीधा उसका स्पीयर उठा लेता है, जो कि वो उठा भी लेता है और वो कहता है कि लगता है कि मैं इसे थोड़ा बहुत चलाना भूल चुका हूँ, तो इंस्ट्रक्टर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जो देख के किंग तो हैरान होता है कि ये इसने कैसे उठा लिया, ये तो नामुमकिन है। और जो यांशी होता है वो भी वही देख रहा होता है और उसकी फटके चार हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और इस रेड हेयर वाले की तो ऐसी की तैसी हुई होती है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कोई नहीं कर सकता, कह दो कि ये कोई बुरा सपना है। और सामो बताती है कि जो हान था उसने भी यहाँ पे 15 साल की उम्र में बस सी रैंक तक का कोई वेपन उठाया था, पर इसने यहाँ पे ए रैंक का उठा लिया जो कि उसका डबल है। और ये सारे यही देख के परेशान होते हैं और जो साई होता है वो कह रहा होता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ लगता है। और ये जो फट्टू की टीम होती है ये कह रही होती है कि बॉस आपने अपने साथ हमारी भी लंका लगा दी, गलत बंदे को प्रोवोक कर दिया है आपने। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे यही देख के हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है यार इस दुनिया में। पर वहाँ पे हान कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप मुझे बताना चाहते हैं कि इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ या नहीं। पर किंग कहता है कि अगर तुमने इसे उठा भी लिया तब भी ट्रेनिंग के बगैर इसकी एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। पर हान गुस्से में पूछता है कि जिस चीज का सवाल पूछा उसका जवाब दो बस। किंग उसे बताता है कि सबसे पहले स्पीयर को सेंटर से पकड़ो और अपनी बॉडी को रिवर्स के अंदर प्रिपेयर करो। उसके बाद यहाँ पे स्पीयर को जिस हाथ से पकड़ा हुआ है उसे 90 डिग्री पे अपने सर के पीछे प्लेस करो और उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो अपनी साइट है उसे बिल्कुल लाइन में रखो उसके साथ। और इसके बाद लंबी सांस लो और सीधा उसे शूट कर दो। और वह भी हान भी उसे शूट कर देता है जो कि जाके सीधा ड्रैगन के गर्दन पे लगता है, जो कि ड्रैगन को वहां पे ब्लास्ट कर देता है। और यह देख के अपना हान कहता है कि मुझे पता था कि इसका वीक पॉइंट कहाँ पे, क्योंकि इनकी बॉडी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इसीलिए तुम्हें वहां पे एम करना पड़ेगा जहाँ पे ये अपनी फ्लेम को बिल्कुल एक पॉइंट पे लाके रखते हैं जो कि इनकी नेक है। और इसीलिए मैंने वहां पे अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। पर फिर भी उसके अंदर मैंने एक चीज यूज की थी जो कि गैसोलीन होती है, जो कि इसे सिस्टम नहीं दी होती है। और ये किंग को कहता है कि ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक थी, अगर तुम इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि आगे जाके तुम्हारे काफी काम आ सकती है। पर किंग अभी इसके अंदर यहाँ पे हांशु को देख रहा होता है और यहाँ पे सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ पे क्या जीनियस है, इसने तो यहाँ पे हांशु को भी सरपास कर दिया है। और ये सारी बातें सुन के सामो कहती है कि यांशी तुम्हारे क्या सोचना है इस चीज पे। पर जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो सीधा वो बचे हुए ड्रैगन्स को मारने चले जाते हैं जो कि बी रैंक के हैं। और यहाँ पे हान कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। पर वह भी वहाँ पे यांशी आ जाता है जो कहता है कि सच में तुम यहाँ पे एक जीनियस हो और माफ करना ये यहाँ पे सुपीरियर्स के ऑर्डर थे कि हम यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करें जो कि सीक्रेट होगा और इसके अंदर डिमोनिक ड्रैगन्स यूज होंगे और इसीलिए इंस्ट्रक्टर को इससे दूर रखने के लिए हमने कोई सीक्रेट चीज यूज की थी, तो इसके लिए भी माफी चाहते हैं। पर किंग पूछता है कि ओ सच में, पर क्या सुपीरियर्स 15 साल के बच्चों को इस रंग डिमोनिक ड्रैगन्स से टेस्ट करना चाह रहे थे। जो सुन के यांशी कहता है कि देखो हांशु की डेथ के बाद हम यहाँ पे चाहते थे कि हमें एक ऐसा बंदा मिले जो कि उसे सरपास कर पाए और हमें मिल चुका है। पर हान पूछता है कि सीनियर हांशी, यहाँ पे जो कैप्टन हान थे उन्होंने मरने से पहले आपको कुछ कहा था। जो सुन के यांशी कहता है कि मुझे कहा तो था पर मैं किसी को बताना नहीं चाहता था और उन्होंने बस यही कहा था कि मेरे मरने के बाद अपने दिल के अंदर तुम लोग कोई रिग्रेट नहीं लेना, उसी के बाद जो मेरा सेक्रीफाइस है उसके तुम वर्ती हो पाओगे और इसीलिए मैं
मैं यहाँ पे रिपोर्टर्स के सामने भी कुछ नहीं कह पाया, और तुम ही बताओ कि हमारे दिल में गिल्ट कैसे ना हो। जो सुन के हान कहता है कि ओह ऐसी बात है, तो मुबारक हो एक वाइस कैप्टन बनने का इस टीम का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी इंजॉय कर रहे होंगे, और मेरी विश है कि आप लोग लंबा जिए। जो सुन के वो जो पूरी टीम होती है वो चुपचाप वहां से निकल जाती है कि हमारा जाने का टाइम आ गया, हम फालतू की चीजों में नहीं पड़ना चाहते। और हान भी उन्हें देख के यही कहता है कि कितने बेशरम लोग हैं, अभी भी फालतू के रीजन दिए जा रहे हैं। पर वह भी वहां पे जितनी लेडीज होती हैं वो सारी आके उसे पकड़ लेती हैं, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया था। पर ये लोग गुस्से में अभी भी ड्रैगन को मार रहे होते हैं। पर वह भी वहां पे आके रुकती हैं कुछ कारें, जिसके अंदर से एक लेडी निकलती है जिसके हाथ में मशीन गन होती है, और वो उन सबको धमकी देती है कि अगर तुम लोग उससे दूर नहीं हुए तो तुम सारे छल्ली हो जाओगे। जो सुन के जितने भी उसके अराउंड होते हैं वो सारे भाग जाते हैं कि अबे पागल हो रहे थे ये, निकलो यहाँ से। और पीछे वाली जो कार्स होती हैं उनमें से निकल के आता है एक ओल्ड मैन, जो कि हान के पास जाके कहता है कि माफ करना लड़के, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना, और तुम मेरे साथ कार में चल के आराम कर सकते हो। और ये ओल्ड मैन यहाँ पे होता है 4 जो बड़े हाई स्कूल हैं उनमें से एक का प्रिंसिपल। पर वह भी वहां पे आके कोई उसे लात मारता है और कहता है कि यहाँ से निकलो, अपने नंबर किस लिए आगे बढ़ा रहे हो। और ये भी उन्हीं 4 में से एक का प्रिंसिपल होता है। और ये देख के वहां पे सारे शौक होते हैं कि प्रिंसिपल्स इसे लेने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, हम तो कचरा लग रहे हैं इसके सामने। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसे लालच दे रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे स्कूल में आए तो तुम्हें 8 मिलियन येन मिलेंगे। दूसरा कहता है कि अगर तुम मेरे वाले में आए तो हम तुम्हें पूरा एक ए सेट की इक्विपमेंट का आर्मर देंगे। पर जो तीसरा होता है वो कहता है कि मैं एस रैंक वेपन दूंगा। तुमने सही सुना कि मैं तुम्हें ही एस रैंक वेपन दूंगा, क्योंकि हमारा स्कूल सबसे ज्यादा हाई लेवल के इक्विपमेंट्स बनाता है। जो सुनकर प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ये अभी भी कबाब में हड्डी बन रहा है, ये मरेगा हमारे हाथों से। पर वह भी वहां पे आके रुकती है कार, जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन कहता है कि तुम बुड्ढों को अभी भी समझ नहीं आया कि हर एक यहाँ पे लालच में नहीं बैठा होता, और ये लड़का यहाँ पे एक पावर हाउस है, तो इसे तुम्हारे पैसों के नहीं, इसे पावर की जरूरत है, और ये वैल्यूएबल चीज इसके काम आ सकती है, जो कि है द स्पेस टाइम गेट ब्लैक कार्ड यूनिवर्सल, और इससे इसे हर तरह की परमिशन मिल जाएगी। और वह भी हान की रिवेंज प्रोग्रेस 1% हो जाती है। पर वो ओल्ड मैन इसे देख के कहते हैं कि ये कार्ड बस आज तक एक ही चैलेंजर ने पोजेस किया, जो कि हानशू था। और ये देख के हान भी कहता है कि तुम्हारे स्कूल को ज्वाइन करने की कंडीशंस क्या है। और इसके बाद हमें यहाँ पे पास दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो प्रिंसिपल होता है ये हानशू को ये कार्ड देते हुए कहता है कि इसे तुम मेरी तरफ से यहाँ पे गिफ्ट समझो, एक पहला SSS रैंकर चैलेंजर होने का। और कार्ड लेके हानशू से पूछता भी है कि इतनी प्रीशियस चीज मेरे को देने की वजह क्या थी, क्या तुम मेरे को अपने स्कूल का स्पोक पर्सन बनाना चाहते हो। वो प्रिंसिपल कहता है कि देखो तुम इस चीज पे एग्री करो या ना करो, पर तुम ही इस कार्ड के काबिल हो। और प्रेजेंट के अंदर भी प्रिंसिपल यही कहता है कि तुम एग्री करो या ना करो, पर तुम इस कार्ड के काबिल हो, और इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, और तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम आराम से सोच के जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो बता सकते हो। और उसके जाने के बाद ओल्ड मैन बस उसे गालियां दे रहे होते हैं कि ये हमेशा करता है, इसे हम यहाँ पे माफ नहीं करेंगे कभी भी। और इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, और जो अपना हान होता है वो साई के साथ जा रहा होता है, और वो साई का शुक्रिया अदा करता है कि शुक्र है कि तुमने मेरी उनसे जान छुड़ाई। पर साई पूछता है कि कोई बात नहीं, पर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें ड्राइवर ने कहाँ छोड़ना है, कोई एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास। हान सीधा कहता है कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, और क्या पता जो आज मैंने किया था उसकी वजह से कोई मेरे को मारने आ जाए तो मैं अपने घर के अंदर सेफ नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। और वैसे भी तुम्हारे फादर SS रैंक के चैलेंजर है, तो तुम्हारा घर ज्यादा सेफ होगा। साई कहता है कि तुमने ठीक कहा, और यहाँ पे जिंदगी के अंदर पहली बार हमारे घर में कोई जीनियस आने वाला है, और मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा तस्वीरें खिंचवाने वाला हूँ। अपना हान भी कहता है कि तुम तो सबसे बड़े फॉलोवर निकले मेरे यार। बट वह भी वहां पे सिस्टम अपीयर होता है, जो कि इसे एक मिशन देता है कि इसके अंदर इसने एक B रैंक के डंजन को अकेले खत्म करना है, उसके बाद इसे एक A रैंक का वेपन मिलेगा। और ये जैसे अभी रिबॉर्न हुआ है तो इसे ये चांस देता है कि तुम अपनी क्लास को वापस से सेलेक्ट कर सकते हो। जो पढ़कर हान कहता है कि B रैंक के डंजन को अकेले खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर सिस्टम के साथ इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरे में लिखा है कि मैं अपनी क्लास को चेंज कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास और इम्पोर्टेंट काम है जो कि मेरे को पहले करना है। और ड्राइवर क्या तुम मेरे को मेरी एक जगह पे छोड़ सकते हो। जो सुनकर साई कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड बदल लिया, तुम तो मेरे साथ आ रहे थे ना। हान कहता है कि देखो यहाँ पे मैंने किसी से जाके
मिलना है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम छोड़ सकते हो तो तुम बता दो। और इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे बाहर हानि खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं अपना सच तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी पे यकीन भी नहीं करता। और फिर वो नॉक करता है, अंदर से जवाब भी आता है कि बस 1 मिनट रुकना। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हान देख के हैरान होता है क्योंकि उसके सामने यांशी खड़ा होता है। पर यूई पीछे से आके पूछती है कि कौन आया है। यांशी कहता है कि तुम इतनी आधी रात को किसी और की फियांसे के घर आके कर क्या रहे हो। जो सुन के यहाँ पे हान तो डिसअपॉइंट होता है, पर वो कहता है कि मैं यहाँ पे हाशु का छोटा भाई हूँ और जो भाई थे वो मेरे को अपनी रियल लाइफ से दूर रखते थे, तो इसीलिए आप दोनों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा। और मैं आज इनसे इसलिए मिलने आया हूँ कि हाशु की एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं इन्हें देना चाहता हूँ। पर यहाँ शीदी दिल में कह रहा होता है कि ये देखा देखा लग रहा था, पर अब समझ आया कि ये उसका भाई है। और वो उसे कहता भी है कि तुम्हारे भाई ने काफी बार तुम्हें मेंशन किया था, मेरे को याद है शायद से। जो सुन के हान कहता है कि ये अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। और वैसे हाशी, मैंने भी तुमसे एक बात पूछनी है। तो यहाँ पे ये जो औरत है ये मेरे भाई की फियांसे है, तो तुम इसके घर पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन के याशी कहता है कि हाँ क्या कहा तुमने। और मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि ये अब हाशु की नहीं, ये मेरी फियांसे और हम दोनों की एक ही महीने के अंदर शादी होने वाली है। जो सुन के हान हक्का बक्का रह जाता है कि क्या कह रहे हो तुम। पर हाशी कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड के छोटे भाई हो, तो मैं भी तुम्हें वेडिंग पे इनवाइट करता हूँ, तो जरूर आना। जो सुन के यूई गुस्से में कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने कभी भी इन चीजों पे एग्री नहीं किया और ये फालतू के रूमर्स फैलाना यहाँ पे बंद कर दो हाशी। जो सुन के हाशी कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर अंकल और आंटी ने तो ऑलरेडी हमारी वेडिंग के कार्ड्स को मेरे फ्रेंड, रिलेटिव्स और काफी जानने वालों तक पहुंचा दिए आज सुबह ही, तो क्या कहना चाहते हो तुम इस चीज पे। यूई कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। पर ये सब सुन के हान काफी गुस्से में होता है और वो उन्हें वहां पे देख रहा होता है, पर फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्या बात कही तुमने। और अब मुझे समझ आया कि मेरा भाई इससे कितना प्यार करता था कि जब तक वो जिंदा था वब तक तुम इसके नजदीक तक नहीं आए, पर उसके मरने के बाद जब तुम इसके नजदीक आ गए तो तुम्हारे मुंह से बस एक ही वर्ड निकल रहा है, अंकल आंटी अंकल आंटी अंकल आंटी, उसके अलावा भी तो कुछ बोलो। और अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट ना करता, क्योंकि देख के साफ लग रहा है कि तुम इसके नहीं इसके पेरेंट्स के नजदीक जाना चाहते हो और अपने यहाँ पे कनेक्शंस को मजबूत करना चाहते हो। जो सुन के यांशी तो यहाँ पे गुस्से में आने लगता है कि ये बोल क्या रहा है। पर ये सब सुन के यूई को हाशु की एक बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इतना मेंशन नहीं करता और उनसे इतना नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, पर बस मैं उन्हें हम दोनों के प्यार के बीच में नहीं लाना चाहता। और यूई कहती भी है कि कभी हाशु ने से मेंशन नहीं किया, पर इस लड़के में कोई तो बात है। पर यांशी उसे गुस्से में कहता है कि तू कुछ देने आया था ना तो जल्दी से दे और पहली फुर्सत में निकल। अपना हान उसे कहता है कि आहा 15 साल के बच्चे पे रौब दिखाते हुए शर्म नहीं आती, ये है तुम्हारी मर्दानगी। और वैसे भी मेरे भाई ने कहा था कि जब ये आइटम मैं इन्हें देने आऊंगा तो कोई भी बाहर का बंदा बीच में नहीं होना चाहिए। और यही बात स्ट्रेंज है कि ब्रदर ने तुम पे यकीन करके तुम्हें ये काम नहीं करने को बोला, ऐसा क्यों। पर यांशी कहता है कि पता नहीं, मेरे को तो उसने कभी भी चीज के बारे में नहीं बताया। पर जो यही होती है वो कहती है कि यांशी अच्छा होगा कि तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हाशु की चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो सुन के जो यांशी होता है वो वहाँ पे अपना कोट उठाता है और जाते हुए कहता है कि ऑलरेडी यहाँ पे इनविटेशन बन चुका है, तो अगर तुम्हारी तरफ से कोई चेंजेस होने की कोशिश भी हुई तो तुम्हारे पेरेंट्स काफी मुश्किल टाइम से गुजर सकते हैं, समझी। और इसके बाद वो गुस्से में दरवाजा बंद करके वहां से चले जाता है। पर उसके जाने के बाद हान उस चीज को टेबल पे रखते हुए कहता है कि ये रही वो चीज जो कि ब्रदर ने देने को कहा था और वो हरामी मेरा बाहर इंतजार कर रहा होगा, तो मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। और इसे ऐसे जाते हुए देख के यूई को हाशु की याद आती है, क्योंकि वो भी खिड़की से ऐसे ही जाया करता था। और वो भी कहती है कि इसे इस जगह का कैसे पता। पर जो
जो हान होता है वो जाते हुए कहता है कि मैं आपसे मिलने वापस ज़रूर आऊँगा, बस आप मेरा इंतज़ार करना। और ये चीज़ यहाँ पे यूको हिट होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हान यहाँ पे एक बिल्डिंग पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह अपने को इम्प्रूव करना होगा और 1 महीने के अंदर इनकी शादी को रोकना होगा। और वह भी वहाँ पे एक मिशन अपीयर होता है जिसके अंदर इसने एक बी रैंक का डंजन अकेले में पूरा करना है। और ये देख के इसे याद आती है उसी क्लास चेंज मिशन की और ये अपने लिए कोई सुटेबल प्रोफेशन भी ढूंढना चाह रहा है और इसीलिए ये कहता है कि अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मेरे को ये करना ही होगा किसी भी हाल में। और इसके बाद वो साई को कॉल लगाता है। साई कॉल उठाते ही कहता है कि ब्रदर बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हान कहता है कि साई तुम क्या मेरे लिए एक फ्रेश बी रैंक डंजन ढूंढ सकते हो। जो सुन के साई कहता है कि हाँ नजदीक में एक है, पर आप जाने का तो नहीं सोच रहे। हान कहता है कि हाँ मैंने जाना है और वो भी सोलो चैलेंज के अंदर। पर वहीं पर जो यांशी होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या पूरी रात गुजारने वाला है, कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ। और ये बेचारा बर्फ में जम रहा होता है ठंड की वजह से, और यही होता है कार्मा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हान डंजन के अंदर आ गया होता है और उसने एक पूरा सी रैंक का आर्मर पहना होता है और वो कह रहा होता है कि हाँ लकीली साई ने मेरे को ये इक्विपमेंट्स देते हैं जो कि मेरे लिए थोड़ी बहुत काम आ जाएंगे। और इसकी वजह से जो इसके स्टेट्स होते हैं वो भी इम्प्रूव हुए होते हैं। और फिर वो और डीपली जाते हुए कह रहा होता है कि अगर इसे सी रैंक से कंपेयर करें तो बी रैंक के अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो मोस्टर्स होते हैं बड़े लेवल के वो मॉब्स के आसपास रैंडमली स्पॉन होने लग जाते हैं। और अगर इसे सही से हैंडल ना किया गया तो इसकी डिफिकल्टी इसके फाइनल बॉस से ज़्यादा खतरनाक है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस टाइप का है, इसके अंदर बीस्ट हैं, रोबोट्स हैं या स्केलेटन घोस्ट वगैरह। पर वह भी पीछे से एक ज़ोंबी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर हान उसे नोटिस कर लेता है और एक ही बारी के अंदर उसे खत्म कर देता है और कहता है कि ज़ोंबीज इस डंजन की टाइप इन्फेक्शन वाली होगी जिसके अंदर प्लेयर की यहाँ पे इंड्योरेंस और स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। पर वह भी वहाँ पे काफी सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं जिन्हें देख के हान कहता है कि यह अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास नेकलेस नहीं है जो कि मेरी स्पिरिट को बूस्ट कर पाए। तो इसीलिए अगर एक भी अटैक मुझे इनसे पड़ा तो वो काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है मुझे। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं बैठ के अपनी मौत का इंतजार करता रहूं। और फिर वो जाता है और सबको वहां पे काटते हुए आगे बढ़ता है, पर पीछे से एक उस पर अटैक करने वाला होता है। पर हान लात मार के उसे अपने से दूर करता है और अपनी सोर्ड निकाल के उसे आसमानों के अंदर ही काट देता है। पर वह भी एक और वेव उसके ऊपर आ जाती है जो देख के हान अपना अटैक तैयार करता है और घोस्ट स्लेश से उन सबको एक ही बारी के अंदर फिनिश कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इनका मौत का तांडव जहाँ पे सब फिनिश हो चुके हैं। और जो हान होता है वो भी सुकून से बैठ के अपने को हील कर रहा होता है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो जाके तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दो। और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अब मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।